इस लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे निकालना है। और ये बहुत इजी है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको स्टेप्स फॉलो करना है। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा, कोई फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और जितना आपको पेपर में लिख के आना है। तो बाकी जैसे कोई आप वीडियो देखते हैं इस टॉपिक के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा वीडियो इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें सिर्फ काम की बातें होने वाली हैं। और जितना मैक्स टू मैक्स मैं इसको इजी कर सकता हूं, मैं इसको आपको इजी करके रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको सीखने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि जो डी ऑर्बिटल के, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। किसका सीखना है बच्चों? तो वो सीखना है आपको 3D सीरीज का। 3D का सीख लेंगे काम हो जाएगा। 3D सीरीज में सबसे पहले आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसको आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप इसको चाहें तो शक्ति वक्र मन फे को नी कुछ जिंक, इसको आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। इसमें क्या करना है, देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 स्कैंडियम का। तो ये जो 2 है स्टार्टिंग वाला, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर होता है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो 2 सब में कॉमन है फर्स्ट लेटर, तो उसको लिख दीजिए आप लोग 4s में, 4s2। और 1 लिखा हुआ 21 है तो ये 1 लिख दीजिए डी में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का सबसे आसान तरीका। ये 2 कहाँ लिखना है? पहले वाला 2 एस में, बाकी जो सेकंड नाम लेटर है, फर्स्ट लेटर एस के साथ लिखना है, सेकंड लेटर डी के साथ लिखना है। तो ये हो गया आपका 3d3। क्रोमियम आपको पता है, आपने 11th में खूब पढ़ा है इसके बारे में कि क्रोमियम 3d5 होता है और 4s1 होता है। कंप्लीटली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर। आपको बहुत अच्छे से इसकी सारी जानकारी है, तो मुझे लगता है ये तो आप नहीं भूलेंगे। इस तरीके से आपको याद करना है। कोबाल्ट में 27 है तो 2 लिख दिया हमने 4s के साथ, 7 लिख दिया हमने डी के साथ। एटॉमिक नंबर याद होगा ना, तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको टेंशन नहीं रहेगी। 28 है बच्चों, तो 2 लिख दिया हमने 4s के साथ और 3d के साथ हमने 8 लिख दिया। कॉपर में 29 है। कॉपर और क्रोमियम 2 एक्सेप्शन होते हैं, और मेरे ख्याल से अब तक आपको याद आ गया होगा कि आपने 11th में इसको इस तरीके से पढ़ा था। जिंक के केस में 3d10, 4s 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको मेरी बात माननी है अगर आप इसमें कमांड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को आगे मत देखें, वीडियो पॉज करें और इस कॉन्फ़िगरेशन को कम से कम 10 बार लिख करके देखें, उसको बिल्कुल रट लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो तुरंत आप लिख दें कि सर 3d6 4s2। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे आयरन की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें आउटर शेल कौन सी है बच्चों? nth शेल ये है, 4th शेल। और ये कौन सी शेल है? n-1 शेल। ठीक है ना, थर्ड शेल है ये, थर्ड शेल है ये, फोर्थ शेल है। तो फोर्थ शेल में क्या क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। फोर्थ शेल में क्या होता है आपने पढ़ा था। फोर्थ शेल में होता है 4s, 4p, 4d और 4f, ये सब होता है। यहाँ पर 4s2 लिखा है, इसका मतलब इसमें 4p है लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है, 4p 0 है। 4d है लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है, 0 है। 4f की हमें जरूरत है ही नहीं, इसलिए 4f भी खाली पड़ा है, उसको हम लिखेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपके इसमें खाली पड़े हुए हैं, ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि इसी का हमें हाइब्रिडाइजेशन में यूज करना है, इसलिए हम ये दिमाग में रखेंगे कि 4 शेल है तो भाई ठीक है, इसमें 4p और 4d खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन याद करिए। तो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, सारे बच्चे इसको याद करेंगे, उसके बाद आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या होता है? देखिए अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसका रोल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं।
लेकिन उससे पहले आप इसको सबसे पहले नोट करें, इसका ऑर्डर I माइनस Br माइनस HCN माइनस, जिसको आप थायोसाइनेट बोलते हैं, Cl माइनस S माइनस 2 सल्फाइड, F माइनस फ्लोराइड, OH माइनस बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है आपका, C2O4 ध्यान रखेंगे ऑक्सलेट होता है, कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं। C2O4 बच्चों आपका ऑक्सलेट होता है, COO माइनस ऑक्सलेट आयन है ये। H2O NCS माइनस EDTA, ये EDTA वही है बच्चों, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, ये वही EDTA है हेक्साडेंटेट वाला। NH3 EN CN माइनस, और थोड़ा सा इसको इधर कर लिया जाए Cl। बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया से लगा करके और ये लास्ट तक ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होते हैं जी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और बाकी सब देखिए EDTA से, EDTA और इसके बीच में पिरिडीन आता है, पिरिडीन भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। पिरिडीन के कंपाउंड CBSE में है नहीं, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी इसको डिटेल में, क्योंकि देखिए बहुत सारे लिगेंड्स हैं और सारे लिगेंड्स को अगर आप अरेंज करेंगे तो डिस्कशन लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ उतना डिस्कस करूंगा जितना कि आपको CBSE में करना है, सिर्फ उतना। इस वीडियो में सिर्फ CBSE लेवल का डिस्कशन है, ठीक है जी। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब है आपके लिए वीक फील्ड लिगेंड। अब आप कहेंगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या क्या याद करना है? तो देखिए बेटा जी, सबसे जरूरी है कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसमें से कोई भी रैंडम 3-4 आपको लिगेंड वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसका ऑर्डर दे देंगे, उल्टा पुल्टा ऑर्डर दे देंगे, उसमें से कोई एक सही होगा। पूछेंगे विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो आपको ऑर्डर बताना है, इसलिए ऑर्डर आपको ये याद होना चाहिए। पहली चीज तो ये, एक क्वेश्चन तो ये बनता है, कोई भी 4 आपको रैंडम उठा के दे देंगे और उनमें से आपको ऑर्डर बताना है। दूसरा बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कितने हैं, वीक फील्ड कितने हैं। तो देखिए अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड याद कर लें तो 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड ना याद करें बाकी सारे क्या होगा, वीक फील्ड हो गए, कॉमन सी बात है। NH3 EN CN माइनस और CO, ये CO बच्चों जो लिखा हुआ है लास्ट में ये कार्बोनिल है, इसको कोबाल्ट मत समझ लीजिएगा, CO है, ये दोनों ही कैपिटल लेटर में है, कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले चारों याद कर लीजिए, NH3 EN CN माइनस CO, बाकी सारे वीक फील्ड हो गए। अब काम क्या है भाई, पढ़ क्यों रहे हैं? तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि 4-5 लिगेंड दे देगा, ऑर्डर पूछ लेगा कि इनको ऑर्डर में सेट करिए। अब इसी के अंदर हमें पढ़ना है 2 पॉइंट्स, कौन कौन से लिखेंगे सारे बच्चे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप द मेटल इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या है ये मत समझिए, सिर्फ आप इतना इसको पढ़ लीजिए। वीक फील्ड लिगेंड, weak field ligand will not pair up the metal electrons, ठीक है जी। सीधा सा केवल 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा, वीक फील्ड लिगेंड पेयर अप नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप कर देगा, वीक फील्ड लिगेंड पेयर अप नहीं करेगा। और स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, आपने अभी पढ़ लिया है। तो क्या करेंगे आगे पढ़ने से पहले, आगे देखिए आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हर चीज को पढ़ने का तरीका होता है। YouTube में बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लेकिन सही तरीका क्या है पढ़ने का वो सिर्फ आपको टीचर ही समझाता है। तो इसका सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक पेज लीजिए, एक पेज इस तरीके से लीजिए, A4 साइज का पेज, और ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चों, इसको पूरे पेज में लिख डालिए, 20-25 बार कम से कम अभी लिख करके देखिए, उसके बाद आगे पढ़िए। जब आपको ये याद हो जाएगा ना तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अगर आप कहेंगे कि सर भूला भूला सा याद है, तो भैया भूले भूले से ही नंबर मिलेंगे, फिर आपको ये भी आप समझ लीजिएगा।
ठीक है ना। तो पहले आप इसको कम से कम 10-15 बार अभी लिखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, आराम से इसको लिख करके देखिए। उसके बाद, क्योंकि अगर आप आगे देखें, आगे आपको ये चीजें अप्लाई करनी है, वहां पे फिर आप कहेंगे सर रुकिए जरा मैं देखता हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो फिर हो गया फिर। तो ऐसे नहीं, पहले इसको याद करना है, ठीक है जी। पहले इसको याद करेंगे 10-15 बार, 20 बार, 25 बार लिख करके, देन आगे चलेंगे पूरा विद ऑर्डर, इसी ऑर्डर में इसको याद करना है। जी हाँ, इस ऑर्डर में ही इसको याद करना है। और आपको मैं बता दूं, देखिए ये है क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। अब बच्चों लिगेंड आपको ये सामने जो लिखे हैं आपकी स्क्रीन पे, आपको लग रहा होगा कि लिगेंड तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ तो इतने ही लिखे हैं। जी हाँ, ये मिनिमम डेटा है जो आपको याद करना है। बहुत सारे लिगेंड हैं और हमें उसमें से जो मिनिमम इंपॉर्टेंट हैं वो हमने लिख दिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इससे ज्यादा बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है। अगर आप सारे लिगेंड्स की बात करेंगे ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो इसलिए ये एक लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और आपको ये याद करना है, तभी आप आगे पढ़े तो मुझे लगता है ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करेंगे बच्चों, एंड देन आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करेंगे। ये दो पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन हम लोग आगे चलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमें ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। मैंने आपको वीबीटी वाले लेक्चर में बता रखा है, तो अगर आपने मेरा वीबीटी वाला लेक्चर नहीं देखा तो 12-13 मिनट का लेक्चर है, आप प्लीज उसको देख लीजिए। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होती है। तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 2 है तो ज्योमेट्री आपकी लीनियर होती है ना। और हाइब्रिडाइजेशन आपका जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आपका एसपी होता है, ज्योमेट्री लीनियर होती है। इसकी पूरी टेबल मैंने बना रखी है वहां पर, है ना। तो आप उसको देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका अगर 4 है तो sp3 हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में dsp2 हो सकता है, या इसको कई बार sp2d भी लिख देते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में tbp, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपका यहाँ पर sp3d और dsp3, यहाँ पर बच्चों d2sp3 या फिर sp3d2, ये सब इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये आपको पता है ये टेट्राहेड्रल होता है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, ये आपका टीबीपी होता है, प्रॉपर मैंने वहां पर बना रखा है। और ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले आप अगर आप उसको वीडियो को आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो पहले आप इसको देख लीजिए और ये डेटा आप याद करिए। ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ये मेन डेटा, ये इसको याद करना है आपको, लिख करके याद करिए इसको, ठीक है जी। जब आप इसको याद कर लेंगे तब जा करके आप उसको सीखने के लायक बनेंगे। ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन को सीख सकते हैं, ठीक है जी। बात नहीं मानेंगे तो बेटा जी मजा नहीं आएगा लेक्चर पढ़ने में। जो कहा जा रहा है उसको मानिए, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पास जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स है K4Fe CN6। हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है, 4K प्लस Fe CN6-4। तो बेटा जी हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है बच्चे, ध्यान से देखिए। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी चार्ज होता है यहाँ पर उसको इक्वल टू में लिख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो भी चार्ज होता है उसको इक्वल टू में लिखेंगे, चार्ज नहीं होगा तो 0 लिख देंगे इक्वल टू में। लेकिन यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ चार्ज है -4, तो यहाँ पर -4 लिख देंगे इक्वल टू में, ठीक है। उसके बाद आयरन को हमें निकालना है तो आयरन को एक्सलेट कर लिया। रेडॉक्स चैप्टर क्लास 11 जैसे आपने वहां कैलकुलेट किया था वैसे ही सेम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। लिगेंड आप पढ़ चुके हैं कि साइनाइड पे -1 चार्ज होता है तो 6 × -1 कर दिया। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा +2। मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी कितनी आ गई, +2। चलिए बहुत खूब।
अब सबसे पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हमें इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी की हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि आयरन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने अभी पढ़ा था कि भाई 3d6 4s2 होता है। बहुत अच्छे। और आपने कहा कि सर यहाँ पर तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो भाई +2 वाला लिख लीजिए। +2 का मतलब ये है कि बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए आयरन से। अब कहां से निकले? तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलता है। कहां से निकलता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलता है। ये बोलिए, आप मुंह से बोलिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, तो आपको याद रहेगा। आउटर मोस्ट शेल क्या है जी? 4s। 3d6 हो गया, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 0 बचा। अब बेटा जी आपको पता है कि 4s के साथ यहाँ पर 4p0 भी पड़ा था और 4d0 भी पड़ा था, डाल दिया उसको भी हमने। क्या करेंगे बच्चे? ये 3d6 के सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। 4s बना दिया, 4p बना दिया। 4d की जरूरत हमें अभी नहीं है, इसलिए अभी 4d में नहीं बना रहा हूँ। ये अब चलो बना देते हैं, वरना आप कहेंगे कि सर आपको आता है तो आप नहीं बना रहे, हमने गलती से वहां बना दिया तो क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा जी, डोंट वरी। देखिए जी, तो हमने ये लिख दिया Fe+2 का ऑर्बिटल्स को इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर लिगेंड है साइनाइड। कौन सा लिगेंड है? साइनाइड लिगेंड है। साइनाइड क्या होता है बेटा जी? अभी आपको मैंने बताया कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आपको कैसे पता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ी, अगर नहीं याद कर ली आपने तो पहले कर लीजिए याद। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? मैंने लिखवाया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल पेयर अप द मेटल इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जी 6 साइनाइड आयंस को 6 मेटल ऑर्बिटल्स चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये 6 लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये करेंगे पेयरिंग। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं पेयरिंग हम लोग। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, मेटल के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों करता है आप ये अभी मत जानिए। तो इसको उठा के हमने यहाँ भेज दिया, इसको उठा के हमने यहाँ पे भेज दिया, तो ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे ये हो गए बच्चों पेयर अप। अब देखिए डी ऑर्बिटल यहाँ पर 2 ये खाली हो गई। 4s को हमने ऐसे ही लिख दिया, 4p को हमने ऐसे ही लिख दिया। 4s अब लिखने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखिएगा, 6 साइनाइड लिगेंड है, इसलिए हमको 6 मेटल की ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो 2 डी की हो गई, 1 एस की, 3 पी की। ये हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो अगर इसका एक्चुअल पिक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है। मैं इसको ऐसे बना देता हूं। ये आपके हो गए मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर हो गए साइनाइड के लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स। साइनाइड लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर। 6 ऑर्बिटल्स हैं, 6 साइनाइड लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए। हाइब्रिडाइजेशन में वो अपने लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर मेटल को। इस तरह से बच्चों। अब एक चीज ये देखिए, हमने डी इसलिए पहले लिखा है क्योंकि यहाँ पर डी 3D का यूज हुआ है और ये 3 क्या है? और वैलेंस शेल क्या है? 4 शेल है। तो ये जो 3D है ये क्या है? n-1d है ना? हम लोग ns कौन सा है हमारा? 4s। और ये क्या है? 3D n-1 है। तो जब अंदर का d ऑर्बिटल यूज होगा तो d पहले लिखेंगे, जब कभी भी 4d यूज होगा तो d बाद में लिखेंगे। उसका भी एग्जांपल आपको मैं बताऊं। तो D2sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या हो गई बच्चों? ज्योमेट्री क्या हो गई? आपको मैंने बताया ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कैसे बनेगी ज्योमेट्री ये देखिए। 6 साइनाइड लिगेंड,
इस तरीके से ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाएंगे, माइनस चार्ज ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आ रही है आपको? बस इतना आपको करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको एक चीज और ध्यान देनी है बच्चों। क्या ध्यान देना है? देखिए जरा, आपको ये इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल के इलेक्ट्रॉन है 6, आयरन के इलेक्ट्रॉन्स थे। तो बच्चों देखिए ये सारे पेयर्ड है। जब सारे इलेक्ट्रॉन मेटल के पेयर्ड होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होगा। अगर इनमें से कोई एक भी अनपेयर्ड हो जाता बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? ऑल मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, hence complex is diamagnetic, hence complex is diamagnetic। बात समझ में आ रही? डायमैग्नेटिक क्या होता है बच्चों? ऐसा कॉम्प्लेक्स जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता है या मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करता है, वो डायमैग्नेटिक होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन ये डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। एक बार फिर से पूरी वर्किंग में आपको समझा देता हूं। हमारे पास बच्चों कॉम्प्लेक्स था, कौन सा? K4FeCN6। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंटिटी ये थी। हमने देखा यहाँ पर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा। देन हमें ये पता चला कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए हमने मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए मेटल की, क्योंकि हमारे पास 6 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए 6 हमें ऑर्बिटल्स चाहिए वैकेंट। फिर हमने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन कर दिया D2sp3, उसके हिसाब से ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहेड्रल आ गई, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास बच्चों, वो है, मैं ले लेता हूं FeH2O6+2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं बच्चों, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहां पर भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। कैसे निकालेंगे? आयरन X हो गया, इक्वल टू में हमने +2 लिख दिया। वाटर आपको पता है 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो X इक्वल टू क्या हो गया? +2। अगर आपको ये नहीं पता कि वाटर पे चार्ज कितना है या लिगेंड पे चार्ज कितना होता है, तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए कोऑर्डिनेशन का, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से सारे लिगेंड को एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 3d6 4s2, और 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 4s0, देन 4p0, देन 4d0। यहाँ पर हमने 3d के इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए सबसे पहले बच्चों, इस तरह से। ये हमारा 4s हो गया, ये हमारा 4p हो गया, एंड देन हमारा 4d हो गया, राइट। अब बच्चों देखिए, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वाटर क्या है बच्चों? वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयर अप नहीं करेगा। वाटर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयर अप नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। तो लिगेंड क्या करेगा? वाटर जो है वो नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल्स को यूज करेगा, यहां से यूज करेगा 6 कंटिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिव 6 ऑर्बिटल को यूज करेगा ये। तो S के 1 हो गया, P के 3 हो गए और D के 2 हो गए बच्चों। टोटल 6 ऑर्बिटल इसने यूज कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। बात समझ में आ रही है आपको? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पर वाटर ने अपने ये क्रॉस वाले जो 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखाए मैंने, ये सारे वाटर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप चाहें तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट भी कर दीजिएगा। रिटन एग्जाम में तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, जितना अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन देंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए sp3d2 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। यहाँ पर ये आपका आयरन हो गया। कैसे बनाएंगे बच्चों? एक बार अगर आप इसको ध्यान से सीख लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।
10 मिनट में इसका रिवीजन हो जाएगा। बस इतना याद रखना होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है ना, ये देखिए, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया ऑक्टाहेड्रल। बेटा जी ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पर कि बच्चे ये देखिए, यहाँ पर ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेटल के। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पर तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, क्या लिखेंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया बेटा जी, पैरामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स क्या हो गया मेरे बच्चे, पैरामैग्नेटिक हो गया। और यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे बेटा जी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे अंडर रूट n+2 से। और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करने पर 3.9 बोहर मैग्नेटॉन। मेरे बच्चे या तो वो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, या वो आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है कौन पैरा कौन डाया, ये पूछ सकता है, आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, आपसे ज्योमेट्री पूछ सकता है। तो मैं सारी चीजें लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या क्या याद रखना है, इन द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा। इसका सबसे पहले बच्चों फर्स्ट पॉइंट कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3d2। दूसरा पॉइंट कि ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री इसकी है ऑक्टाहेड्रल। थर्ड पॉइंट कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो है बेटा जी 3, मतलब n की वैल्यू आपकी 3 है। और कॉम्प्लेक्स कैसा है, मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका कैसा है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में ये बच्चों पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें तो वो बेटा जी 3.9 बोहर मैग्नेटॉन है। इनमें से ही बेटा जी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये ध्यान रखिए। ये पॉइंट्स हैं, हर कॉम्प्लेक्स में आपको यही कैलकुलेट करना होगा। जितने भी कॉम्प्लेक्स आप पढ़ोगे सबका हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरा है, और अगर पैरा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। बात समझ में आ रही है आपको। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, जब हम d ऑर्बिटल अंदर वाली यूज करते हैं, ये n-1 d ऑर्बिटल है, तो कॉम्प्लेक्स हमारा d2sp3 होता है। और d2sp3 को मेरे बच्चे, d2sp3 को हम बोलते हैं, जब अंदर की d ऑर्बिटल यूज होती है तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब d ऑर्बिटल बाहर की यूज होती है, आप ये देख सकते हैं आउटर d ऑर्बिटल यूज हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3d2 है। इस केस में हम बोलते हैं, sp3d2 के केस में बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हालांकि बच्चों इस टर्मिनोलॉजी का कोई विशेष फायदा है नहीं केमिस्ट्री में। तो अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा हाई लेवल पे आप देखेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी कहीं पर यूज होती नहीं है। लेकिन जो कि पहले यूज की जाती थी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या कह सकते हैं इसका कोई बेनिफिट नहीं है आगे हमें। ठीक है जी, तो ये हो गए 2 कॉम्प्लेक्स। और मैं आपको बता देता हूँ, एक कोई और कॉम्प्लेक्स आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है Ni NH3 6+2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्लेक्स, थर्ड एग्जांपल में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप फंसोगे। इसको जब आप करोगे जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें आप फंस जाओगे। इसके लिए कुछ स्पेशल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि ये अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, निकल +2 है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली 3d8 4s0 यहाँ पर, और 4p0 एंड 4d0। ठीक है जी।
हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ये ऑर्बिटल्स बना दिए हमने। अब देखिए ध्यान से आप लोग, बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब आप कहेंगे कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है अमोनिया, पेयरिंग कर दीजिए। चलिए पेयरिंग कर दिया हमने थोड़ी देर के लिए, मान लिया कि हमने पेयरिंग कर दिया, क्या होगा उससे? बहुत ध्यान से सुनना, स्पेशल मॉलिक्यूल है, कुछ नया होने वाला है इसमें, बहुत ध्यान से सुनना। स्पेशल मॉलिक्यूल है, कुछ नया होने वाला है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे और आपको 6 लिगेंड है तो मेटल के 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो देखिए आपको ये करना पड़ेगा। एक डी ऑर्बिटल आप 3D की यूज करेंगे, एक डी ऑर्बिटल आप 4D की यूज करेंगे, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, DsP3D। मेरे बच्चों, ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि 3D और 4D की एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है और साइज में भी डिफरेंस है। तो जो ओवरलैपिंग होगी एनर्जी और साइज में डिफरेंस की वजह से कॉम्प्लेक्स में उतनी अच्छा हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं पाएगा और उतना अच्छा बॉन्ड बनेंगे नहीं। इसलिए एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो या तो दोनों ऑर्बिटल आप 3D की यूज करो, जो आप sp3d2 में डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, या तो दोनों ऑर्बिटल आप 3D के लो या दोनों आप 4D की लो। तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारे पास एक ही अवेलेबल, अगर हम पेयरिंग कर भी दे तो केवल एक ही अवेलेबल हो पाएगी और हमें तो दो चाहिए, तो दो तो है नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 4D की ऑर्बिटल यूज करेंगे। फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम 4D की यूज करेंगे तो क्या हम 3D की ऑर्बिटल्स को पेयर अप करेंगे या नहीं करेंगे? तो बेटा जी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि पेयर अप का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। जब ऑलरेडी ये डिक्लेयर हो चुका है कि टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स ligand will give their electron in outer orbital, या मेटल जो है अपने 4D ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेगा, तो फिर हम 3D के ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उस पेयरिंग से कोई बेनिफिट नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? भाई पेयरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि ऑर्बिटल्स खाली हो जाए और हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाए, लेकिन हमने पेयरिंग कर दिया और उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो पेयरिंग होगी नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर sp3d2 होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। रीजन, पेयरिंग से कोई फायदा नहीं है, एक ऑर्बिटल खाली मिलेगी, हमें चाहिए दो। तो ये क्या बन गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। और इसका पहले मैं इसकी ज्योमेट्री बना देता हूँ, स्ट्रक्चर इसका बना देता हूँ निकिल के साथ। सिक्स अमोनिया मॉलिक्यूल इस तरीके से। ये बच्चों अपने तरीके का एक ही एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में, तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, इसको याद रखिएगा। और वैसे भी जब आप करेंगे, कोई मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल भी आ जाए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो आपको ये याद रखना होगा कि सर ने कहा था कि भाई या तो दोनों 3D के यूज होंगे या दोनों 4D के यूज होंगे। तो अगर कहीं ऐसे में फंस रहे हो कि भाई एक ही 3D का यूज हो रहा है, तो 3D छोड़ के 4D में निकल जाइएगा आप। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए देखिए जरा, ये देखिए, मेटल हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2 है। मेटल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट इसका कैलकुलेट करेंगे विद द फॉर्मूला अंडर रूट एन एन प्लस 2 से, n इज इक्वल टू 2 है बच्चों। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 2.83। बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 और ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल। आ रही बात समझ में आपको? बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है। अब आप क्या करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे मॉडर्न एबीसी में इसका दिया हुआ है बच्चों, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। मॉडर्न एबीसी बहुत अच्छी किताब है,
आप लोग उससे अगर इसको करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। मॉडर्न एबीसी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मॉडर्न एबीसी बुक अगर आपके पास है, या कहीं से आपको अगर 2 पेज के आपको पिक मिल जाए तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। तो मैं एक बार ऐसा करता हूं कि मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा कॉम्प्लेक्सेस, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, और उसका इन्होंने बनाया भी हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। प्रॉपर एक्सप्लेन इन्होंने किया हुआ है कॉन्सेप्ट। आप एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल इनका देखिएगा, और जो मेथोडोलॉजी जो मैंने आपको बताई है वो आप करिएगा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट है इनका। सबसे पहले बच्चों ये एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले ये Cr NH3 होल 6 + 3 है, तो इसका आप करके देखेंगे। उसके बाद में ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास ये बुक नहीं है तो भी वो इसको कर सकता है। यहाँ से सेकंड एग्जांपल है CONH3 होल 6 + 3 आयन, इसके लिए जो दिया हुआ है। एंड उसके बाद है बच्चों COF6 - 3, उसके लिए इन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है। एंड उसके बाद इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल वो मैंने आपको बता दिया। FeCN6 - 3 ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। CN यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आप देख सकते हैं कि ये पेयरिंग कर दिया है यहाँ पर, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। एंड FeH2 होल 6 + 3 का भी आप कर सकते हैं बच्चों, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर देखिए पेयरिंग नहीं हुई है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये मैं कहता हूँ कि 12th और JEE मेंस वगैरह के लिए बहुत अच्छी किताब है ये मॉडर्न एबीसी। उसके बाद आप देख सकते हैं नया एग्जाम्पल FeCN6 - 4, ये भी आप कर सकते हैं, ये मैंने करा दिया था आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल यही था हमारा। NiCN4 - 2, NiCl4 - 2, NiCO4 एंड FeCO5। और इस तरीके से ये यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है सारे कॉम्प्लेक्सेस, उसका हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, यही पूछा जाता है बच्चों। सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं टेबल के फॉर्म में। वीडियो को पॉज करके यहाँ से कुछ नोट डाउन करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह सब कुछ इन्होंने दिखाया है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आपको कोई कंफ्यूजन है और आप चाहते हैं कि मैं उस कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर वीडियो बना के एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करते हुए। तो ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स है बच्चों, आपको सारे के सारे कॉम्प्लेक्स करने हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये यहाँ तक करना है आपको। लिमिटेशंस वगैरह रीड कर लीजिएगा। एंड तो दिस इज ऑल अबाउट VBT। इस तरीके से आपको निकालना है बच्चों। एंड इसके बाद नया वीडियो आपको मिलेगा CFT के लिए। और किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमें एक वीडियो बना दीजिए, तो आई विल एक्सप्लेन दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चा लोगों, थैंक यू सो मच।